हेलो स्टूडेंट, जो हमारी टेस्ट श्रृंखला चल रही है उत्तराखंड में, जो आपके यूके ट्रिपल एससी द्वारा आगामी री एग्जाम कराया जाना है, संयुक्त स्नातक स्तरीय पटवारी या बीपीडीओ जिसे आप कह रहे थे, या आपका जो कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष ये टेस्ट सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें आपके 3-4 हम पेपर डाल चुके हैं। ये आपका आज का नेक्स्ट उसी श्रृंखला का अगला पेपर है। तो ये जो आपका पेपर है, आपको पता है यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर बनाया गया, और आप लोग ये पूरा देखिए और इसको सॉल्व करिए खुद से, और फिर उसके बाद आप देखिए कि आप जो यूके ट्रिपल एससी का पैटर्न है उसे पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कंफ्यूजन हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसे खुद करेंगे तो आपको ज्यादा इसमें आइडिया आएगा। तो ये जो आपका क्या है पेपर है, ये आपका यूके ट्रिपल एससी की जो आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछने की तकनीक है उसके लिए बहुत सटीक है, और साथ ही साथ सिलेबस भी कवर करा गया है जो आपके उत्तराखंड का विभिन्न आपके सेक्टर्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका। तो ये जो आपका टेस्ट सीरीज है ये आपके यूट्यूब पर लगातार चलती रहेगी, और उसके अलावा हमारी जो टेस्ट सीरीज है फुल लेंथ की 100 नंबर की, जो आपके 40 उत्तराखंड, 40 आपका जीएस के रीजनिंग और 20 हिंदी वाली, उसके 20 क्वेश्चन पेपरों की टेस्ट सीरीज हमने अपने ऐप एसएस स्टडी ऐप पर डाली हुई है। वहां से भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। मात्र 250 रुपए की वो कंप्लीट सीरीज है, उसमें उसकी पीडीएफ भी है, और उसमें आप उसे टेस्ट के रूप में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और बाद में देखने के लिए उसमें पीडीएफ भी मिल जाएगी उसी ऐप पर, एसएस स्टडी जो ऐप है, तो वहां से आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो ये जो आपका पेपर है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जो आपका हमने सीरीज चला रखी है, इसके जो आपके वीडियो हैं इन्हें आप देखिए पूरा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपके बहुत विविधतापूर्ण हैं, और आपको बहुत अच्छा आइडिया आएगा आगे की परीक्षाओं के लिए। मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आप लोग जो भी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत करने का जो आपका क्या है टेस्ट है, बीच बीच में अपने आप को आजमाते रहिए कि आपकी जो पढ़ाई है वो आपके एग्जाम में परफॉर्मेंस दे पा रही है या नहीं। वो तभी होगा जब आप टेस्टों को लगातार ज्वाइन करेंगे और टेस्ट सीरीज को करेंगे, या जो आपके यूट्यूब पर हम टेस्ट करा रहे हैं इनको करेंगे, तो उससे आपका आइडिया आता रहेगा कि हाँ आपकी परफॉर्मेंस सुधर रही है नहीं सुधर रही है। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन पेपर है इसमें उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का है। इसमें पहला नहीं, मतलब आज का जो पेपर है उत्तराखंड सामान्य अध्ययन का है। इसमें पहला जो क्वेश्चन है उसमें कथन ये है, चौफला नृत्य श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। उत्तराखंड के लोक नृत्य में चौफला नृत्य का बहुत महत्वपूर्ण आपका स्थान है। यह आपका श्रृंगार भाव पर आधारित है, जिसमें श्रृंगार रस की बात होती है। लाडोली चौफला और मयूर चौफला इस नृत्य की दो प्रमुख शैलियां हैं। ये दोनों ही कथन सत्य हैं। ये चौफला नृत्य के संबंध में जो कथन एक दिया है ये भी सही है और ये भी सही है, परंतु ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है कि ये इसकी ये जो शैलियां हैं इसके कारण ये श्रृंगार भाव प्रधान है, ये स्पष्ट नहीं है। तो इसका मतलब ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका बी आंसर होगा। अगला जो आपका इसके चौफला के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, देख लीजिए। चौफला नृत्य धार्मिक नृत्य की श्रेणी में किया जाने वाला नृत्य है, जो गढ़वाल क्षेत्र में श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। गढ़वाल क्षेत्र का है और धार्मिक नृत्य है। एक्चुअल में माता पार्वती ने शिव को आपके प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था, इसीलिए श्रृंगार प्रधान है। मतलब इसमें प्रेम आपका प्रणय की चीजें ज्यादा हैं, तो इसीलिए इसे श्रृंगार प्रधान और एक तरीके का धार्मिक नृत्य माना जाता है। इस नृत्य में पुरुष नर्तकों को चौफला और पुरुष नर्तकियों को आपका चौफलो कहा जाता है। यह गुजरात के गरबा और असम के बिहू नृत्य के समान है, और मणिपुर का रास नृत्य चौफला नृत्य के समान है। तो ये जो आपका नृत्य की अलग अलग विधाएं हैं, गुजरात का गरबा है, असम का बिहू है, और मणिपुर का आपका रास नृत्य है, ये भी लगभग इसी के समान है। क्योंकि अपने अपने चीजों को करने की एक परंपरा होती है, तो उसको आपके अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीकों से किया जाता है। तो उत्तराखंड में चौफला नृत्य है। किस वन आंदोलन से प्रभावित होकर वर्तमान समय में विवाह अवसर पर वर वधु द्वारा पौधे लगाने की परंपरा विकसित हो चुकी है? तो ये मैती आंदोलन के फलस्वरूप है, क्योंकि मैती का उद्देश्य यही था कि ये एक आंदोलन बने, और इसमें जो दीदी है, मैती जो समुदाय होता है, उसमें आपका जो जिस लड़की का भी विवाह होता है, तो उस लड़की के विवाह के अवसर पर वर वधु द्वारा पौधा लगाने की जो परंपरा थी, अब उसने ऑल इंडिया वैश्विक लेवल पर या आपके पूरे उसमें पर्यावरण के क्षेत्र में ये जागरूकता पैदा कर दी है कि अब एक परंपरा का रूप ये धीरे धीरे लेता जा रहा है। इसीलिए हम इसे आंदोलन भी कहते हैं। मैती आंदोलन आपको पता है उत्तराखंड में जो
वन एवं पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन हुए हैं उनमें एक महत्वपूर्ण आंदोलन है मैती आंदोलन के प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत थे। प्रवर्तक कल्याण सिंह रावत थे जिनका जन्म 1953 में चमोली के बनोली नौटी गांव में हुआ था। 1974 में इन्होंने दुर्लभ वन्य प्राणियों की रक्षा और संवर्धन के लिए हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की थी। इससे फैक्ट है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1996 में ग्वालदम से इन्होंने मैती आंदोलन शुरू किया था। मैती आंदोलन को मूर्त रूप देने का काम हिमालयन वन्यजीव संस्थान जो इनका संस्थान है इसके द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा वृक्ष अभिषेक समारोह, लोक माटी वृक्ष अभिषेक समारोह जैसे अभियान चलाकर वृक्ष रोपण किया गया है। और वर्ष 2020 में पर्यावरण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए कल्याण सिंह रावत को पद्म श्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? जो वर्तमान विधानसभा चल रही है उसके संबंध में, इस विधानसभा में 8 महिलाएं निर्वाचित हुई अब तक की 5 विधानसभाओं में। ये रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा महिलाएं इसी विधानसभा में। इस विधानसभा में राज्य की पहली महिला स्पीकर बनी, बिल्कुल रितु खंडूरी जो आपके पहली महिला स्पीकर बनी है, वो राज्य की पहली महिला स्पीकर है विधानसभा की। अब तक पुरुष ही थे। इस विधानसभा का कार्यकाल 2027 तक है, 22 से 27 तक के लिए चुनी गई है। तो इसमें सभी सही है, सभी के सभी सही हैं। जो 5वीं विधानसभा है इसमें कुछ फैक्ट भी हैं। देखो, इस विधानसभा में मतदान 65.37% हुआ था, जो अपेक्षाकृत कम है। विधानसभा में 70 से ऊपर होना चाहिए मतदान, क्योंकि ये अच्छा मतदान का प्रतिशत नहीं है। 5वीं विधानसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर के रूप में बंशीधर भगत को चुना गया था। प्रोटेम स्पीकर, क्योंकि जब नई विधानसभा चुन करके आती है तो पहली विधानसभा के जो आपके सीनियर व्यक्ति होते हैं उनको प्रोटेम स्पीकर के रूप में एक तरीके से कार्यवाही संचालन के लिए स्पीकर चुना जाता है। और जब स्पीकर चुन लिया जाता है विधानसभा के द्वारा तो अपने आप ही पद से हट जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंदा राज्यात के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यात्रा के लिए तिथि का निर्धारण नंदाष्टमी को किया जाता है। तिथि का निर्धारण, यात्रा के लिए तिथि का निर्धारण नंदाष्टमी को नहीं होता, ये आपका गलत है। ये आपके यात्रा के लिए निर्धारण होता है बसंत पंचमी को। शिला समुद्र यात्रा का अंतिम पड़ाव है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, शिला समुद्र तक ही जाती है। नंद केसरी इस यात्रा में 13वां पड़ाव है। नंद केसरी 13वां नहीं है, 10वां पड़ाव है। यह यात्रा कुल 280 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो इसमें 2 गलत है। अच्छा, इसमें तो कूट है ही नहीं, तो इसका मतलब ये यहाँ पर हम इसे 10वां कर लेते हैं। बाकी ये नंदाष्टमी की जगह बसंत पंचमी होना चाहिए। तो इसमें आपका ये वाला ए सही मान लो, ए गलत सही मान लो विकल्प, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, इसको मैंने सुधार दिया है। इसमें नंदा राज्यात के संबंध में कुछ तथ्य हैं। यह यात्रा प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार होती है। 20वीं सदी की पहली नंदा राज्यात 1905 में हुई थी। इस यात्रा का पहला पड़ाव कुलसारी गांव है चमोली का। पातर नौचड़िया स्थान से यात्रा में महिलाएं यात्रा में शामिल नहीं होती, यहाँ से पुरुष ही जाते हैं आगे को। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। उत्तराखंड में कुछ औषधियां दी हैं और उनका उपयोग दिया है। तो इसमें किल्मोड़ा का उपयोग होता है पीलिया के इलाज में, घोड़चक अतिसार के इलाज में, मरोड़ फली का उपयोग होता है सर्प विष, सांप का विष उतारने में, चिरायता का उपयोग होता है जहर उतारने में। तो ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इसका 2 3 1 4, 2 3 1 4, तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्न जिलों का सही अवरोही क्रम होगा। तो इसमें कौन से महिला साक्षरता के आधार पर, अवरोही मतलब ज्यादा से कम की तरफ, तो सबसे ज्यादा महिला साक्षरता इन जिलों की में अगर हम देखें तो पिथौरागढ़ की है। पिथौरागढ़ के बाद रुद्रप्रयाग, फिर उधम सिंह नगर। तो इसमें बी सही होगा। इन 3 जिलों में पिथौरागढ़ सबसे ऊपर है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर उधम सिंह नगर है। अगर इसके आंकड़े वाइज हम देखें तो इसमें पिथौरागढ़ की साक्षरता दर 82.25% है, रुद्रप्रयाग की साक्षरता दर 81.30 है और उधम सिंह नगर की साक्षरता 73.
ये आपका साक्षरता का स्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत साक्षरता 78.82 है, जो देश की औसत साक्षरता दर से 5% के लगभग ऊपर है, 5 अंक ऊपर है। जब मैं ये वीडियो चलाता हूं तो उसमें आप लोग, जब मैं ये क्वेश्चन आपके सामने फ्लैश करता हूं, पहली बार लाता हूं, तो उस समय आप क्या करें, क्वेश्चन को खुद कर लें, फिर उसके बाद आप अपने कॉपी में खुद आंसर को खुद टिक कर लें, फिर उससे आप मिलान करें। जब मैं इसको बढ़ाते जाता हूं तो जो मैं आंसर बताता हूं उनके साथ मिलान कर लीजिए। कहीं पर कोई मिस्टेक हुए रहती है तो उसे आप कमेंट पर जरूर लिख दीजिएगा, तो क्योंकि उससे पता चल जाता है। कई बार ये होता है कि प्रिंटिंग वगैरह में भी मिस्टेक होती है जो मुझे सुधारनी पड़ती है, और कई बार चीजें वो भी हो जाती हैं, और कई बार आपका हो सकता है कि किसी ऑप्शन में कोई गड़बड़ी हो गई हो, तो आप कमेंट में उसे लिख दीजिए करें, तो उससे हमें क्या होगा, सुविधा हो जाएगी कि उसमें आगे से हम ध्यान दें। और आप लोग जब ये प्लस होता है आपके सामने पहली बार क्वेश्चन, तो आप लोग तुरंत इसको खुद से उत्तर दिया करें, उसके बाद फिर मेरा जो आंसर आ रहा है उसके साथ मिलान करा करें, सही है या गलत है। क्योंकि जब वीडियो शुरू करते हो तो 1 से 20 तक नंबर लिख लिया करो, और उसमें आप जो आंसर दे रहे हो वो सही हो रहा है या नहीं उसको सही टिक किया करो, फिर मिलान करके बताया करो कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं, तो इससे आपको काफी हेल्प होगी। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें इस पार्क में उत्तराखंड का पहला पशु क्वारंटाइन केंद्र स्थापित किया गया था। बिल्कुल, पहला पशु क्वारंटाइन केंद्र जब आपका कोरोना महामारी चली थी तो पहला यहीं पर हुआ देश का। जिम कॉर्बेट पर्यटन की दृष्टि से सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल सही है, इसमें सबसे ज्यादा आपके विदेशी पर्यटक आते हैं। इस पार्क के चारों ओर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, इस पार्क के चारों ओर 800 मीटर तक का क्षेत्र साइलेंस जोन के अंतर्गत आता है। इसके चारों तरफ का जो आपका, जैसे ये कॉर्बेट नेशनल पार्क है तो इसका 500 मीटर तक का है साइलेंस जोन, 2013 में बनाया गया, ताकि यहाँ रहने वाले पशुओं को आपके ज्यादा शोर वगैरह, इन सारी हॉर्न, इन सारी चीजों का आपका जो डिस्टरबेंस है वो ना हो, तो इसीलिए 500 मीटर है ये साइलेंस जोन, 800 नहीं है। तो 1 और 2 सही है, 3 नहीं है, 1 और 2, केवल ए सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में तथ्य दिया गया है। 520.82 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है। पौड़ी में ज्यादा विस्तार है, 312.76 पौड़ी में है, बाकी 208.8 आपका नैनीताल में है। वैसे जानते नैनीताल, क्योंकि रामनगर से आवाजाही ज्यादा होती है नैनीताल के, इसलिए, लेकिन यहाँ पौड़ी जिले में ज्यादा विस्तार है इसकी स्थापना 1936 में हुई। 1 नवंबर 1973 को इसी से भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, यहीं से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। स्पेशल टाइगर फोर्स भी बनाई गई है यहाँ पर 2013 में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया गया है, महिला गाइड है यहाँ पर। भोटिया जनजाति को विभिन्न क्षेत्रों में निवास के आधार पर उनके स्थानीय नामों से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो भोटिया जनजाति में तोरछा मारछा चमोली में कहा जाता है, भोटा कहा जाता है लद्दाख में, और जाड़ कहा जाता है उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी के भोटियाओं को जोहारी कहा जाता है पिथौरागढ़ के भोटियाओं को, पिथौरागढ़। तो ये सही हो गया, क्योंकि जोहारी हिमाचल नहीं, हिमाचल में गद्दी बोलते हैं इनको। गद्दी और बकरवाल हिमाचल प्रदेश के इसी जाति के लोग हैं। गद्दी और बकरवाल जो धौलाधार श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में या धौलाधार में रहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, गद्दी और बकरवाल हैं, ना कि जोहारी। जोहारी और सौका आपके इन लोगों को पिथौरागढ़ में कहा जाता है। सोमचंद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। सोमचंद, यह विष्णु का उपासक था, बिल्कुल गलत है, विष्णु का उपासक नहीं था, यह शिव का उपासक था, और इसके द्वारा दूनाकोट का युद्ध लड़ा गया। पहली विजय इसकी दूनाकोट की थी, सही है। चौथानी ब्राह्मणों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया। चौथानी ब्राह्मण प्रथा ही शुरू नहीं हुई थी, रुद्रचंद ने शुरू करी बाद में। तो यह डोटी नरेश जयदेव मल्ल के समकालीन था, ये सही है। जयदेव मल्ल को ये आपका कर भी दिया करता था, और जयदेव मल्ल की इष्ट देवी चंपावती के नाम से ही इसने अपनी राजधानी का नाम चंपावत रखा। तो इसमें 2 और 4 सही है, बस 2 और 4, 1 और 3 गलत है, तो 2 और 4 सही होगा, ये वाला विकल्प 2 और 4। और सोमचंद, इसके द्वारा 4 किलेदार नियुक्त किए गए थे, जिन्हें चाराल बोलते हैं। कुमाऊं में पंचायती राज व्यवस्था का जनक यही था। यह डोटी के राजा को कर दिया करता था। ये इससे संबंधित फैक्ट हैं जो सोमचंद से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार
उत्तराखंड महोत्सव ब्रांड एम्बेसडर पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह पुरस्कार थल पिथौरागढ़ निवासी स्नेहा बिष्ट को 5 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव में प्रदान किया गया। उत्तराखंड महोत्सव दिल्ली में मनाया जाता है, इसको स्नेहा बिष्ट को दिया गया है आपके 5 अक्टूबर को दिल्ली में। यह पुरस्कार हम सबका उत्तराखंड संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है नहीं, ये आपका केवल आपका एक सही होगा, दूसरा इसका सही नहीं है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। भाबर क्षेत्र में नदियां धरातल के ऊपर न बह करके अदृश्य रूप में नीचे बहती हैं, बिल्कुल सही है। भाबर क्षेत्र में निर्माण पर्वतीय नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप कंकड़ पत्थर से हुआ है, ये भी सही है। तो इसमें दोनों सही होंगे, दोनों सही होंगे, क्योंकि भाबर क्या है, कंकड़ पत्थरों का निक्षेप है, जिसे पहाड़ी में रोखड़ भी बोलते हैं। ये जो आपका उत्तराखंड का ये वाला एरिया है, ये तराई के ऊपर की जो पट्टी है, ये पूरी भाबर है, 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी। जो पर्वतीय नदियां या आपके जो पानी के स्रोत होते हैं, वो लगातार निक्षेप करके ऊपर से कटान करके जो मोटा कंकड़ पत्थर लाते हैं, वो आपका नदी पहाड़ से तो तेज प्रवाह के कारण ले आती है और बंधी होती है, नीचे प्लेन में जैसे ही खुलती है नदी तो फैल जाती है, प्रवाह कम हो जाता है, समतल एरिया भी आ जाता है, तो वहां पर मोटा निक्षेप छोड़ देती है। तो मोटे कंकड़ पत्थर के निक्षेप को ही भाबर कहते हैं। ये एक तरीके का जलोढ़ शंकु और जलोढ़ पंख की तरह है। और ये जो आपका भाबर होता है, भाबर में मोटा निक्षेप होता है तो पानी रिच करके नीचे चला जाता है, और तराई में वो पानी दोबारा से प्रकट होता है, इसीलिए उसका नाम तर होने के कारण तराई पड़ा। तो भाबर आपका वो आपके पर्वतीय पाद प्रदेश है, मतलब पर्वतों के पैर में स्थित प्रदेश है, जो पर्वत से लाए गए निक्षेप से निर्मित होता है। तो इसके दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें कुछ आपके झीलें और ताल दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं। नाग देवता का देवता ताल, ये अल्मोड़ा के रानीखेत में है। कमल ताल नैनीताल में है। खेड़ा ताल उधम सिंह नगर में है। सुकुंडा ताल बागेश्वर में है। तो ए का 1, 2 का 4, सी का 3, सी का 2 और डी का 3, 1 4 2 3, 1 4 2 3। तो इसका सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, किस कार्तिकेयपुर शासक के सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? अभी तक कार्तिकेयपुर के तीनों परिवार में जो 14 आपके शासक हुए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो आपके ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं या अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ललित सूर देव के हैं। जितने भी आपके 14 शासकों की जो आपके लिस्ट है, आपके तीनों परिवार के कार्तिकेयपुर के, उनमें से ललित सूर देव की सबसे ज्यादा आपके, ये ईष्टगण देव परिवार का था, क्योंकि ईष्टगण देव का ही पुत्र था, और इसने ये 832 में गद्दी में बैठा था, जो इसके ताम्रपत्र हैं उससे पता चला है। ललित सूर देव का पांडुकेश्वर ताम्रपत्र में वराह अवतार के समान बताया गया है। ललित सूर देव ये सबसे प्रभावशाली शासकों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसकी चीजें बहुत ज्यादा मिली हैं इस वजह से। राज्य अल्पसंख्यक आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। राज्य अल्पसंख्यक आयोग, राज्य विधानसभा द्वारा अल्पसंख्यक आयोग विधेयक जून 2022 में पारित किया गया था। अल्पसंख्यक मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक की परिभाषा आपके हमारे देश की आबादी में धार्मिक प्रतिनिधित्व के आधार पर है। जिनका भी धार्मिक प्रतिनिधित्व आबादी में 50% से कम है, वो सब अल्पसंख्यक है। तो उत्तराखंड में हिंदू ही आपके अधिक हैं, तो इस वजह से अन्य जो धार्मिक समुदाय हैं वो सब अल्पसंख्यक हो गए, तो उन्हीं के लिए ये अधिनियम लाया गया। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को किया गया। 29 सितंबर 2003 को इस आयोग ने अपना कार्य शुरू किया, और इसका गठन अनुच्छेद 199 के तहत किया जाता है। 199 में नहीं अल्पसंख्यक आयोग, अनुच्छेद 200 के तहत होता है। राज्य आपका जो अल्पसंख्यक आयोग होता है वो अनुच्छेद 200 के तहत होता है। तो डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न राजवंशों को उनके शासन काल के सही क्रम में दर्शाइए। मतलब पहले कौन था, फिर कुणिंद सबसे पुराने शासक हैं, कुणिंदों के बाद अगर यहाँ पर शासन देख, कुषाण, योधे, नाग, यही ठीक है। कुणिंदों के बाद कुषाणों का शासन स्थापित हो गया था, फिर योधे की मुद्राएं मिली हैं, फिर नाग वंश के जो गणपति नाग वगैरह हैं उनके
अभिलेख मिले हैं, चमोली का जो गोपेश्वर त्रिशूल लेख है, तो यही इसका सही क्रम है। तो इसका ए ही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता और जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवधान्य आंदोलन किसने शुरू किया है? ये नवधान्य जो आंदोलन है जैव विविधता की दृष्टि से, ये शुरू करा है वंदना शिवा ने। ये उत्तराखंड की समाज सेविका और पर्यावरणविद हैं, तो इनके द्वारा ये नवधान्य आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग का विरोध कर जैविक कृषि को बढ़ावा देना है। ये पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में चलाया गया है। उत्तराखंड प्राचीन इतिहास के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। राज्य के लिए उत्तर कुरु शब्द का प्रयोग ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण। नंदा देवी से कालागिरी तक के क्षेत्र को स्कंद पुराण में केदारखंड कहा गया है। नंदा देवी से कालागिरी तक का क्षेत्र आपका केदारखंड नहीं है, मानस खंड है। ये पूर्व का क्षेत्र है जिसमें हम कुमाऊं के क्षेत्र आता है, किसमें? कालागिरी, यानी कि जो नेपाल की बॉर्डर पर काला पानी है उसे कालागिरी कहा गया है। और जो नंदा देवी है, जो नंदा देवी पर्वत है, वहां से कालागिरी तक का आपका मानस खंड है, और हरिद्वार से नंदा देवी तक का केदारखंड। तो इसमें केवल दो सही होगा, एक सही होगा, केवल एक, दूसरा सही नहीं है। अगला, कण्वा आश्रम के संबंध में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। यह प्रसिद्ध ऐतिहासिक आश्रम कोटद्वार के पास मालिनी नदी के बाईं तट पर स्थित है, ठीक है। महाकवि कालिदास ने इसको किसलय प्रदेश कहकर संबोधित किया, ठीक है। प्राचीन काल में यह कण्व ऋषि के नेतृत्व में विद्या अध्ययन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जाना जाता था, इसीलिए कण्वा आश्रम कहलाया। तो इसके तीनों सही हैं, इसका डी सही आंसर होगा। तो कण्वा आश्रम के विषय में कुछ तथ्य हैं, इन्हें भी देख लीजिए। बसंत पंचमी के दिन यहाँ मेले का आयोजन होता है, ठीक है। और दूसरा, यह स्थल राजा भरत की जन्मस्थली है, यहीं पर जो आपका शकुंतला से आपका भरत का जन्म हुआ था, दुष्यंत कुमार और शकुंतला के पुत्र के रूप में। वर्ष 2012 में मालिनी नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण कण्वा आश्रम में कुछ बहुत बह गया था, ये भी फैक्ट है। 2018 में इस स्थल को भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ प्रतिष्ठित स्थान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथनों का चयन करें। कीर्ति शाह के आग्रह पर स्वामी रामतीर्थ टिहरी आए थे, बिल्कुल सही है, कीर्ति शाह ने बुलाया था। कीर्ति शाह द्वारा इन्हें जापान में आयोजित होने वाले सर्वधर्म सम्मेलन में भेजा गया था, बिल्कुल सही है। भिलंगना नदी में स्वामी तीर्थ द्वारा 1906 में जल समाधि ली गई थी, ये भी सही है। तो इसके 3 के 3 सही है, स्वामी रामतीर्थ और कीर्ति शाह के संबंध में 3 के 3। अगला, टिहरी में वेधशाला का निर्माण किसने करवाया था? तो टिहरी में जो वेधशाला बनाई थी, टिहरी वेधशाला, वो भी कीर्ति शाह द्वारा बनाई गई थी। कीर्ति शाह के कुछ अन्य कार्य हैं, देख लीजिए। कीर्ति शाह ने प्रताप हाई स्कूल 1891 में टिहरी में स्थापित करवाया। टिहरी में नगर पालिका की स्थापना करी। कृषकों के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल खोला। यमुना नदी पर हिबेट ब्रिज बनवाया। टिहरी में सेना का पुनर्गठन करके माइनर्स एंड सैपर्स फोर्स का गठन किया। ये टिहरी के कीर्ति शाह के अन्य कार्य हैं। आपका जो हमारा वीडियो है उसमें आपके पैटर्न को पूरी तरीके से फॉलो किया गया है। आप इसमें प्रैक्टिस लगातार करते रहिए, ये आपके लिए बहुत ही आपका लाभदायक होगा। बाकी आप लोग हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए, हम आपके लिए लगातार कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन लाएं। और अगर आपको लगातार हमारी वीडियो देखनी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर क्या होगा कि वो आपके वीडियो अगली बार आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा। सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको सब्सक्राइब करके, तो उससे क्या है कि अगला वीडियो आएगा तो आप लोगों को उसका अलर्ट आ जाएगा, या वहां जाकर के देख सकते हैं कि कौन सा नया वीडियो आया है। वैसे तो हम लगातार ही ला रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होता है कि कभी स्किप हो जाता है, सब्सक्राइब नहीं करा होता है तो फिर खोजना मुश्किल हो जाता है। वैसे एसएस स्टडी हमारे चैनल का नाम है, एसएस स्टडी हमारे ऐप का नाम है, जहां आप पेड कोर्सेज खरीद सकते हैं अगर आप चाहें तो। और अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि आपकी जो कोर्स खरीदने की क्षमता नहीं है तो YouTube में हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम आपके लिए स्टडी मटेरियल जो बहुत ही उच्च क्वालिटी का और बहुत ही आपका क्या है, जिसमें आपके उत्तराखंड के सिलेबस या उत्तराखंड की परीक्षाओं से रिलेवेंट है, वैसा ही हम कोर्स लगातार ला रहे हैं। तो आप लोग अब इस हमारे YouTube चैनल के साथ
बने रहिए, आप लोगों को निश्चित ही इसका लाभ होगा। तो आप लोग हमारे ऐप से, हमारे यूट्यूब चैनल से लगातार जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।